हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की सीरीज की एंड दिस इज चैप्टर नंबर 29। नाउ दिस इज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। तो हम लोग काफी दूर आ गए हैं और जो है हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिसीज क्या रही हैं अंग्रेजों की उस पूरे दौरान में। राइट, आइए इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी PW ओनली IAS, और मैं ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री कल्चर हूँ। आप उससे हिस्ट्री और कल्चर पढ़ रहे हैं, बाकी आप मेरे बारे में ऐसे पढ़ लीजिए। बात आगे बढ़ाते हैं। तो उड़ान जो बुकलेट्स हैं वो ऑलरेडी लाइव हैं, आप यहाँ पे स्कैन करके जो है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो दीज बुकलेट्स आर वेरी यू कैन से क्रिस्प, और ये आपको जल्दी से जो है सारा का सारा रिवीजन करवा देगी। राइट है ना। तो चलिए, तो ये स्टैटिक पार्ट लाइव है ऑलरेडी, और जो है उड़ान आप जो है करंट अफेयर के लिए भी रेफर कर सकते हैं। तो नाउ, तो अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल में क्या क्या पॉलिसीज रही हैं, क्या एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या और चीजें हमें मिसलेनियस चीजें देखने को मिली हैं। तो दिस इज द करंट डिस्कशन। चैप्टर नंबर 26 से 32 हमारा ये अभी डिस्कशन चल रहा है। राइट, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 29 में पहुंच गए, मिडवे आ गए हम लोग, विच इज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। राइट, इंडियन प्रेस। अब ये जो टॉपिक है इंडियन प्रेस का डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और आपका पॉलिसी वाइज मेंस के लिए भी अच्छा है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से ज्यादा सवाल प्रीलिम्स बनने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कि कोई ये प्रेस रिलेटेड एक्ट है, उससे पूछ लिया कि हाँ ये इसमें लिखा था कि नहीं लिखा था, या फिर कोई न्यूज़पेपर पूछ लिया कि मैच द कॉलम कि हाँ ये इनका न्यूज़पेपर है नहीं है, समथिंग इस तरह के सवाल जो है बन सकते हैं इस चैप्टर से। राइट, तो चलिए ये बात शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ छोटे छोटे 10 टॉपिक हैं, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। राइट, छोटा सा पॉइंट है कि हाँ भाई प्रेस पॉलिसी किस तरह से डेवलप हो रही है। दिस इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड। नाउ इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रेस की कहानी शुरू ही कहां से होती है, तो वी रियलाइज कि हाँ पोर्चुगीज जो है, पोर्चुगीज, तो सबसे पहली बार पोर्चुगीज ने एस्टैब्लिश किया था एक प्रेस। राइट, दिस वाज इन 1557, तो बहुत पुरानी बात हो गई। राइट, मुगल्स अभी शुरू ही किया था मुगल्स ने, है ना। मुगल्स के दौरान जो है आपकी ये दिस इज 57 इज अकबर। तो अकबर के दौरान जो है पोर्चुगीज ऐसा एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हाँ, पोर्चुगीज ने एस्टैब्लिशमेंट किया है। बट क्या ये जो प्रेस है, ये पोर्चुगीज क्या न्यूज़पेपर छापना चाहते हैं, द हिंदू छापना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा यहां पे इनका उद्देश्य नहीं है। ये जो इनिशियल प्रेस आया है, इट इज फॉर देयर ओन जो है ऑफिशियल पर्पसेस, और दूसरा जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है उन्हें, उसमें उनको ये हेल्प करेगा। राइट, तो इनिशियल जो एस्पेक्ट है, इट इज नॉट अबाउट कि न्यूज़पेपर छपेगा, न्यूज़ ऐसा भी यहाँ पे कोई एस्पेक्ट नहीं है। बट जो है अभी इट इज मोर लाइक कि हाँ बुक्स वगैरह अपने काम के लिए छापेंगे, ऑफिशियल किताबें छाप सकते हैं, बाइबल वगैरह छाप सकते हैं। दिस इज समथिंग विच दे विल डू। सिमिलरली 1684 में इसी उद्देश्य से, सिमिलर उद्देश्य से, ऑफिशियल उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी प्रेस एस्टैब्लिश करेगी बॉम्बे में। बट अभी क्या न्यूज़पेपर अभी भी शुरू हुआ है? नहीं, अभी भी शुरू नहीं हुआ है न्यूज़पेपर। राइट, न्यूज़पेपर की शुरुआत होती है काफी लेट। राइट, इट हैपेंस अराउंड 1780s। राइट, तो हम देखेंगे कि हाँ जो पहला प्रेस हमको दिखाई दे रहा है 1780 में दिखाई देगा। इन 1780 फर्स्ट प्रेस, 1780। This first press is the Bengal Gazette. The Bengal Gazette. Bengal Gazette. ये पहला प्रेस शुरू होता है, पहला न्यूज़पेपर शुरू होता है बंगाल गैजेट, एंड दिस इज बाय जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की। अब ये आयरिश हैं और ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई जो तुम्हारे काम है वो हम छापेंगे, है ना, तुम्हारे बारे में न्यूज छापेंगे। तो पहली बार न्यूज़पेपर का जो डेवलपमेंट है, दिस इज हैपनिंग इन 1780। अब हो क्या रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, दे आर वेरी 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 करप्ट। राइट, और उनको ये देख के जो है डर लग रहा है कि हाँ ये कहीं छाप देंगे, कुछ लिख देंगे हमारे बारे में, दिक्कत ना हो जाए। दैट इज द रीजन कि बहुत जल्द विद इन 2 years कि हाँ ये कहीं हमारे खिलाफ कुछ ऐसा ना हो जाए जो आप छापो और वो जो है किसी तरह से न्यूज़पेपर में भी समोसा खाते हुए पहुंच गया लेट्स से ब्रिटेन। राइट, तो ऐसा ना हो जाए कि हाँ ये क्या हो जाए, हमारे खिलाफ कुछ हो जाए। तो दैट इज द रीजन इट वॉज बैंड। राइट, इट वॉज फॉरबिडन, इट वॉज बैंड। 1782 तक आते आते इसको सीज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नाउ मीनवाइल और भी न्यूज़पेपर्स कुछ डेवलप होने लगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो मेनली प्रेसिडेंसीज में हो रहा है। जैसे कि मेन क्या सेंटर है, बंगाल, एक ऑलरेडी देखा हमने बंगाल गैजेट। उसके अलावा एक बंगाल जर्नल है, द बंगाल जर्नल, द बंगाल जर्नल, प्लस एक कैलकाटा क्रॉनिकल करके है, द कैलकाटा क्रॉनिकल। तो एक हमें बंगाल में डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली मद्रास में हमें डेवलपमेंट दिखेगा, विच इज मद्रास कुरियर,
मद्रास कुरियर, एंड बॉम्बे में डेवलपमेंट हमको दिखेगा विच इज बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे हेराल्ड। तो ये तीनों प्रेसिडेंसीज में हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, जहां जहां ब्रिटिशर्स हैं वहीं पे हमें इस तरह के न्यूज़पेपर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनिशियली जो न्यूज़पेपर्स हैं ये सारे ब्रिटिश ओन्ड ही हैं, राइट, वहीं कोई आयरिश है तो कोई ब्रिटिशर है जो कि इस तरह का न्यूज़पेपर लॉन्च कर रहा है। क्या ये ऑफिशियल है, क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेपर्स हैं? नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेपर्स नहीं है। नाउ अब जब पेपर आना शुरू हो ही गया तो बात उठी कि भाई अब छापना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, इंडिया में क्या हो रहा है, इन सब बातों को इसमें लिखना चालू किया जाएगा। और जब जो है जो है वी विल रियलाइज कि हाँ जब आते हैं वेलीजली, तो कहानी शुरू होती है वेलीजली से, लॉर्ड वेलीजली। तो लॉर्ड वेलीजली के टाइम में हमको याद आ रहा है, अगेन इस चैप्टर में हमारा फोकस मेन स्टोरी पे नहीं है, हमारा फोकस प्रेस पे, राइट है ना, ध्यान रखिएगा। तो हम वेलीजली नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ जो है प्रेस पढ़ रहे हैं कि हाँ प्रेस क्या हो रहा है। तो वेलीजली, तो 1799 में तो वेलीजली को डर है कि हाँ भाई मुझे फ्रांस को चैलेंज करना है, कहीं फ्रांस जो है, नेपोलियन जो है इंडिया की तरफ ना आ जाए, राइट है ना। तो उनकी जो पॉलिसीज है सारी वो इस जो है जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि हाँ किसी तरह हम फ्रांस को रोक लें, जिसमें वन ऑफ द पॉलिसी वो सब्सिडरी अलायंस, राइट, कि सब्सिडरी अलायंस कर रहे थे वो अपने दूसरे राज्यों के साथ, सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ। तो ये उनकी कोशिश चल रही थी। अब उनके सब्सिडरी अलायंस का अगर कोई भांडा फोड़ कर दे, तो उनके सब्सिडरी अलायंस का अगर कोई भांडा फोड़ कर दे न्यूज़पेपर में, अब बता दे कि आदमी देखो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि पहली जो यू कैन से जो है आवाज उठी है, पहला जो यू कैन से जो बैरियर आया है वो इनके टाइम में आया है, विच इज सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो सेंसरशिप जो है सबसे पहली बार हमको वेलीजली के टाइम में देखने को मिली। तो अभी 1800 हम टच ही कर रहे थे कि हाँ ये भी काम चालू हो गया। 1780s में ये न्यूज़पेपर बनना शुरू हुए, 20 सालों में ऑलमोस्ट कुछ पेपर्स आ गए, और यहाँ पे वेलीजली को लगा कि ये पेपर मेरे खिलाफ कुछ ना रख दें, कुछ लिख ना दें, यहाँ के करप्शन के बारे में कुछ ना लिख दें, मेरा पॉलिसीज का भांडा फोड़ ना कर दें। तो दैट इज द रीजन व्हाट वी नीड इज सेंसरशिप, राइट। तो बात उठी सेंसरशिप की। अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है कि पहले तो एक तो बताओ कि कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि रैंडम एनोनिमस घूम रहा है और किसी को पता ही नहीं है कि किसने छापा है, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस पर लिखो कि प्रिंटर का नाम कौन है, एडिटर कौन है, राइट है ना, किसकी प्रोप्राइटरशिप है जो ये काम कर रही है ना। एनोनिमस पेपर नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं किसने छापा हुआ है, क्या नाम है, नहीं, ये सब लिखा होना चाहिए। प्लस एक और जो कॉन्सेप्ट लेकर आया, एकदम पहले स्टेप में आपको एक घटिया सा कॉन्सेप्ट मिलेगा विच इज प्री सेंसरशिप। तो दिस सेंसरशिप इज एक्चुअली प्री सेंसरशिप, नॉट पोस्ट सेंसरशिप। प्री सेंसरशिप में क्या होता है कि छापने से पहले ही आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी, है ना, कि अगर आपको लेट से कोई आर्टिकल छापना है उनकी सब्सिडरी अलायंस या किसी भी चीज के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैज टू गो टू गवर्नमेंट उसे पढ़ेगी, कहेगी हाँ ठीक लिखा हुआ है तो छाप दो, अगर वो कहेगी नहीं ठीक नहीं लिखा हुआ है तो मत छापो। नाउ दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज सोचो कि हाँ आज न्यूज आई, हमने इकट्ठा किया और हम छापने जा रहे हैं। अब वैसे ही समय कम होता है कि अगर आपको डेली का न्यूज़पेपर छापना है तो देन समय बहुत ही कम है कि भाई कैसे आप छाप पाओगे। तो देन आप छापने की बजाय जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं कि हाँ जो है सरकारी ऑफिस कि साहब जल्दी से पढ़ लो, और वो कहते नहीं ये अमेंडमेंट, अब फिर जाओ अमेंडमेंट करो, राइट, फिर कहे फिर वापस लेके जाओ कि हाँ देखो सर ठीक है, कहे नहीं ये नहीं छापोगे, तो फिर पेपर ही पता चला ब्लैंक छप रहा है, उस जगह पे खाली पड़ा हुआ है। तो डज नॉट मेक सेंस कि हाँ जो है सेंसिबल काम नहीं है ये। दिस एक्चुअली डिलेज द होल थिंग, राइट। न्यूज़पेपर छपना ही डिले हो जाता है, कभी कभी ब्लैंक, पहला पेज ही ब्लैंक जा रहा है कि हाँ सब सेंसर हो गया, बंद कर दिया, कुछ छापे नहीं पा रहे, राइट। तो प्री सेंसरशिप, तो पहले कदम पे हम देखेंगे कि दे केम अप विद द प्री सेंसरशिप आइडिया कि सारा का सारा जो है गवर्नमेंट सेक्रेटरी के पास, आपके पास जाएगा, गवर्नमेंट सेक्रेटरी अप्रूव करेगा और उसके बाद ही वो चीज छप सकती है, अदरवाइज वो नहीं छप सकती, राइट। तो प्री सेंसरशिप या सेंसरशिप यहीं से शुरू हो जाती है। अगर आप वायलेट करेंगे तो पेनल्टी लगेगी ऑब्वियसली, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय लॉर्ड वेलीजली। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारी प्रेस पॉलिसी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि कोई आएगा जो कहेगा ये नहीं करना है, राइट, बैरियर है, सेंसरशिप है, फिर कोई आएगा नहीं कर लो, राइट। तो वी सी सच कपल्स, राइट है ना, कि हाँ एक कोई कहेगा कि हाँ नहीं करना है, फिर कोई दूसरा आएगा कहेगा ठीक है अच्छा कर लो। तो वी विल रियलाइज कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आते हैं, अब मैं देखो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको वेलीजली, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है मेटकाफ, ये सारे लोग पता है कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस विल बी लाइक सुपर हेल्पफुल, बैकग्राउंड स्टोरी पढ़िए तो ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, राइट। सो नाउ तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स कहते हैं कि नहीं दोस्त,
क्या ही रखा है इन सब चीज़ों में, राइट, हेस्टिंग्स। एंड हेस्टिंग्स ये जो सेंसरशिप है इसको कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है, राइट, इस सेंसरशिप को हटा दिया जाए। तो ही इज़ द वन हु विल एक्चुअली रिमूव दिस प्री सेंसरशिप कि हाँ भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इन्हीं के नीचे एक ऑफिसर थे जेम्स एडम। जब जेम्स एडम को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, जेम्स एडम वाज लाइक कि जो है ऐसे कैसे, राइट है ना, डज नॉट मेक सेंस, भाई कुछ तो हमें करना ही चाहिए। तो एडम वाज, सॉरी जॉन एडम्स, नॉट जेम्स एडम, जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स वाज वेरी मच लाइक अगेंस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के सारी आइडियाज कि हाँ भाई जो है ये प्री सेंसरशिप हटा देनी चाहिए, ये कर देना, वो कर देना चाहिए, आज़ादी दे दो इनको विद रिस्पेक्ट टू प्रेस। तो ये जॉन एडम्स को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड इन दैट केस जॉन एडम्स बहुत रेजिस्ट करते हैं हेस्टिंग्स को कि हाँ ऐसा मत करिए। बट जब लॉर्ड हेस्टिंग्स जाते हैं उस दौरान जॉन एडम्स बन जाते हैं एक्टिंग गवर्नर जनरल। तो थोड़े टाइम के लिए जॉन एडम्स क्या बन गए हैं, गवर्नर जनरल बन गए हैं, इनके पास पावर आ गई। अब जब पावर आ गई है तो इन दैट केस जो भी अपनी मंशाएं हैं, इच्छाएं हैं, पूरा करने का वक्त आ गया है, राइट। सो नाउ ही विल कम बैक विद एडम्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823, राइट। तो एडम्स रेगुलेशन एक्ट 1823 का विल फाइंड कि अभी प्री सेंसरशिप हटाई ही थी, लेकिन 1823 में एडम्स का रेगुलेशन आ जाएगा, राइट। तो तुरंत ही हम देखेंगे कि हाँ अभी कहानी चालू ही हुई थी, अभी आजादी मिली ही थी, थोड़ी सी सांस मिली थी, और उसके बीच में एडम का लाइसेंसिंग रेगुलेशन आ गया है, राइट। तो एडम्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन, ना इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, लाइसेंसिंग, राइट है ना। तो ये जो रेगुलेशन है ये कैसा रेगुलेशन है, लाइसेंस वाला रेगुलेशन, सॉरी, राइट, लाइसेंस वाला रेगुलेशन है। अब इस रेगुलेशन को आप समझिए तो जॉन एडम्स जो है कहते हैं कि नाउ स्टार्टिंग और यूजिंग अ प्रेस विदाउट लाइसेंस वाज पीनल ऑफेंस, कि अब अगर आपको जीवन में प्रेस स्टार्ट करना है तो पहले सरकार से परमिशन लीजिए, पहले अपना एक लाइसेंस बनवाइए और उसके बाद ही आप क्या शुरू कर सकते हैं, अपना प्रेस शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस का मतलब यही है, ऑब्वियस है ये, राइट। प्लस जो है देन पहले शुरू हुआ न्यूज़पेपर से और उसके बाद ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी लागू हो गया कि हाँ भाई जर्नल्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, किताबें हैं, हर चीज़ के ऊपर ये लागू हो गया कि नहीं, हर कुछ भी छापना है आपको, अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस ऑन भी करनी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई छपाई का काम यहाँ पर नहीं कर सकते। और यही दौरान है राजा राममोहन रॉय का। तो राजा राममोहन रॉय उस समय अपने पेपर छाप रहे थे, उनका एक पेपर है मिरातुल अकबर, राइट, मिरातुल अकबर। तो ये सारे रेगुलेशन इनसे भी पूछा गया कि सर लाइसेंस कहाँ है, इन्होंने कहा लाइसेंस तो नहीं है, राइट। ही रजिस्टर्ड, ही वाज द फर्स्ट वन जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ही रजिस्टर्ड एज वेल, बट कोई फायदा नहीं हुआ और मिरातुल अकबर जो है, मिरातुल अकबर हैड टू स्टॉप, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन वन थिंग विच वी लॉस्ट हियर इज कि हाँ राजा राममोहन रॉय को अपना पेपर मिरातुल अकबर ये पेपर बंद करना पड़ा, यस, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, राइट। प्लस एक बकिंगम थे, उनको वापस भेज दिया था इन्होंने, राइट है ना, कि हाँ जो है बकिंगम वो पहले भी वापस भेजना चाहते थे लेकिन हेस्टिंग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें मौका मिल गया था, इन्होंने कहा ना अब आप जाइए वापस कंट्री, वापस जो है इंग्लैंड उसको डिपोर्ट कर दिया। तो दिस इज एडम्स रेगुलेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट एंट्री होती है मेटकाफ। तो ऑलमोस्ट 12 साल किसी ने कुछ नहीं छेड़ा, राइट। 12 साल कोई यहां पे चेंजेस नहीं आ रहे, कोई बदलाव नहीं आ रहे, अंटिल एंड अनलेस मेटकाफ कम्स इनटू पिक्चर। मेटकाफ, तो मेटकाफ ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन है, कहेंगे ना ये बहुत ही वाहियात रेगुलेशन है, वी शुड गेट अवे विद दिस रेगुलेशन। तो यहां पे ये 1835 में, राइट, ही विल हैव अ वेरी वेरी लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स द होल प्रेस पॉलिसी एंड ही विल से कि हाँ वी शुड रिमूव दिस लाइसेंसिंग एक्ट और अपना जो है एक नया प्रेस एक्ट ले आएंगे 1835, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ही इज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो 1835, तो अगला कपल जो फॉर्म हुआ ऑलमोस्ट 12 साल बाद, we have Metcalfe. He is called as liberator. और अगेन लाइसेंस वाली जो सुविधा थी उसकी बंद कर दी, हाँ, कि लाइसेंस वाली जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने कहा कि नहीं ये वाली चीज बंद करी जाए, अपना ही एक एक्ट लेकर आ गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस एक्ट में क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो एक बात तो बेसिक है कि जो प्रिंटर और पब्लिशर हैं, राइट, उनको बताना तो होगा कि हाँ भाई आप कौन हैं, क्या हैं, तो अपना कहां छपाई कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, समथिंग, ये सब तो आपको बताना ही पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि आप ये छुपा सकते हो। तो ये एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी, आपसे डिक्लेरेशन एक चाहिए होगा कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, ऑल दीज थिंग्स। इट इज मोर लाइक अ रजिस्ट्रेशन, है ना, कि इट इज लाइक बेसिकली रजिस्ट्रेशन कि हाँ हमें बता दो,
राइट, एक रजिस्ट्रेशन तो करा लो कि हाँ ऐसा छापा जा रहा है। अब ये कोई बहुत ड्रैकोनियन एक्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या बुराई है दोस्त। तुम भी ऐसे जो है घर में निकलो और जो है प्रेस खरीद के ले आओ और बोलो कि हम किताब छापेंगे, डज नॉट मेक सेंस। कहीं तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ऐसी किताबें छापता हूँ, राइट, है ना, कि हाँ जनता को पता हो, जनता क्या सरकार को पता हो कि हाँ हमारे देश में ऐसी कोई प्रेस एग्जिस्ट करती है। रैंडम कोई भी लिटरेचर थोड़ा निकालने लग जाओगे। तो दिस इज राइट सेंसिबल एक्ट कि हाँ ये तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पे बिकॉज जो है ही इज हैविंग दिस लिबरल एटीट्यूड, और इन्होंने वो पुराना वाला एक्ट खत्म भी कर दिया 23 वाला, तो दैट इज द रीजन ही इज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, मेटकाफ। क्या अपने आप में सवाल हो सकता है? यूपीएससी तो शायद ना पूछे, लेकिन जो पूछ सकता है, ऐसा यूपीएससी पूछ सकता है, बट हाँ स्टेट पीएससी वगैरह में बाकी एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल जरूर आते हैं। तो इसके बाद जो है जो इंडियन प्रेस है वो अच्छा खासा ग्रो करने लगेगा कि हाँ ये तो ठीक ही है, जस्टिफाइड सा है, कर लेते हैं। तो फ्रॉम हेयर आर प्रेस विल स्टार्टेड टू ग्रो। बहुत सारे लोग अपना पेपर छापेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी पत्रिका छाप रहे हैं, राइट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है अपना सोम प्रकाश है। तो वी फाइंड कि हाँ देयर आर लॉट ऑफ न्यूज पेपर्स बीइंग पब्लिश्ड इन दिस एरा। अब इसमें एक झटका लगता है 1857 की क्रांति पे, राइट, 1857 की क्रांति। तो नाउ वी विल फाइंड कि एट 1857, क्योंकि जब देश में इतना अनरेस्ट हो गया है एज पर दी गवर्नमेंट, अब सरकार के हिसाब से तो देखो ये इंटरनल अनरेस्ट ही है, राइट, सिविल रिबेलियन है, टेक्निकली ये सिविल रिबेलियन है, मिलिट्री रिबेलियन है, तो ये तो बिल्कुल केओटिक समय है उनके लिए। अब इस समय में 1857 में क्या सरकार कहेगी कि प्रेस कुछ भी छापता रहे, हम ओके है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो 1857 इज द पॉइंट वेयर दे विल बी लाइक की जो है कैनिंग है इस समय स्पेशली, और दे विल बी लाइक कि ना लाइसेंस वापस लाओ, ऐसे कोई कुछ भी नहीं छापेगा, लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वापस लेकर आइए, फिर से जो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और तभी आप पेपर छाप सकते हैं। और प्लस गवर्नमेंट के पास हक है, राइट टू स्टॉप है गवर्नमेंट के पास, कि कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी जो है न्यूज़पेपर जो कि चल रहा है, प्रचलित है, क्या उसको रोका जा सकता है? किसी भी किताब, किसी न्यूज़पेपर, किसी प्रिंटेड मटेरियल, किसी को भी रोका जा सकता है, यस पॉसिबल, राइट। तो हियर वी फाइंड कि 1857 अगेन वी हैव अ चैलेंज। 1857 की पहली बात तो लाइसेंस की बात हो गई वापस, प्लस राइट टू स्टॉप भी आ गया, राइट टू स्टॉप। कौन कर रहा है? आप लिखना चाहें कैनिंग भी लिख लीजिए, इट इज कैनिंग हु इज डूइंग सो। तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग ही है, राइट, डलहौजी वापस जा चुके हैं, इट इज लॉर्ड कैनिंग जो यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो एक क्रांति के टाइम में ये डेस्परेट मूव्स करने पड़ेंगे, हाँ ये भी एक्सपेक्टेड है यार कि हाँ जो है ये क्रांति है, क्रांति के समय में इस तरह के डेस्परेट मूव्स चाहिए होते, राइट। सरकार के नजरिए से देखो तो हाँ उनको इस तरह के डेस्परेट मूव्स चाहिए होंगे, राइट। तो ये उस हिसाब से जस्टिफाइड लग रहा है कि हाँ ऐसे समय में तो करोगे ही भाई, ऐसे समय नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। नॉट जस्टिफाइड इन द रियल सेंस, बट यस मूव जस्टिफाइड लग रहा है। प्लस दूसरा जो है ये जो लाइसेंसिंग एक्ट है, ये लाइसेंसिंग एक्ट आफ्टर दिस म्यूटनी इट विल बी विदड्रॉन, राइट, है ना। तो ये तुरंत ही विदड्रॉ भी हो जाएगा, यस, दिस वाज विदड्रॉन आफ्टर म्यूटनी। ऐसा नहीं है कि हाँ ये कंटिन्यू हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इस समय के लिए था, एंड इट वाज विदड्रॉन आफ्टर म्यूटनी। तो ये भी खत्म हो गया, हाँ ये भी खत्म हो गया। देन 1857 हो गया, हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब इसमें जो अगला मूव है, राइट, इसमें अगला मूव है 1867 में। 1867 अगेन 1867 we have again a registration act, right, this is Press and Registration of Books Act, so this is again registration act। ये जो पिछला रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1835 वाला, इसी को रिप्लेस कर रहा है और उसी बात को आगे बढ़ा रहा है, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कह रहा है। तो जो मेटकाफ एक्ट है उसको सुपरसीड करते हुए एक और रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्रेशन जस्टिफाइड होता है भाई, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्या ही बुराई है इसमें। तो दिस इज ओनली रेगुलेटरी इन नेचर, इस एक्ट में कोई बुराई नहीं है, इट शुड एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, राइट, है ना। तो हाँ, तो इसे कोई नहीं रोक रहा, इस एक्ट को किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, सिंपल कह रहा है कि दोस्त रजिस्टर करा लो, राइट। कंपनी बनाना है तो रजिस्टर करा लो, अगर आपको न्यूज़पेपर छापना है तो रजिस्टर करा लो। तो दिस इज नॉट अगेन अ ड्रैकोनियन एक्ट, ये मेटकाफ वाले एक्ट पे ही कुछ और रेगुलेशंस, कुछ और पॉइंट्स वगैरह ऐड कर रहा है। तो इट इज ओनली रेगुलेटरी इन नेचर, इट इज नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टिव, राइट, है ना, कि हाँ पेपर नहीं छाप सकते ऐसा नहीं कह रहा हो। तो वही वो बात कह रहा है कि देखिए भाई, कोई भी बुक हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसको अपने प्रिंटर का नाम छापना होगा, यस। पब्लिशर का नाम छापना होगा, यस। कहाँ पे छपाई हो रही है ये भी छापो, एड्रेस भी दो, कोई जरूरत पड़े तो हम आ सकें। प्लस एक कॉपी
दिस इज नॉट प्री सेंसरशिप, एक कॉपी सबमिट कर दो सरकार को, राइट है ना, विद इन 1 मंथ ऑफ द पब्लिकेशन एक कॉपी सबमिट कर दो, दिस इज पोस्ट सेंसरशिप, दिस इज फाइन। कि अगर मैंने कुछ छापा है तो एक कॉपी सरकार को भी भिजवा दो कि भाई देख लो हमने कुछ गलत नहीं छापा हुआ है, क्या ही बुराई है इसमें, राइट है ना, कि हाँ जो है दिस इज टोटली फाइन, कि दिस टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, दिस टॉक्स अबाउट पोस्ट सेंसरशिप विच इज फाइन, 1 महीने का टाइम दिया गया है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि छाप ही नहीं सकते हमसे बिना पूछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस 1867 एक्ट इज प्रॉपरली यू कैन से जो है जस्टिफाइड एक्ट, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं दिख रही। तो दिस इज द अर्ली रेगुलेशंस, द फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है कि हाँ क्या हो रहा है। नाउ इसके आगे कहानी बढ़ाते हैं कि हाँ जो है अर्ली रेगुलेशंस के बाद क्या हुआ। नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, राइट है ना, यहीं से दौर क्या चालू हो रहा है। हमें पता है कि 1857 के बाद एक नया दौर हमारा पॉलिटिकल अवेकनिंग का चल रहा है, राइट। सो दिस पॉलिटिकल अवेकनिंग, नाउ दिस पॉलिटिकल अवेकनिंग especially in the era of moderates and in the era of extremists, ये मोस्टली डिपेंडेंट था, आगे भी डिपेंडेंट है बट ये मोस्टली डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर। कि हाँ हर जो लीडर है वो अपना एक न्यूज़पेपर छापेगा, लोगों को अवेयर कराएगा अपने आइडियाज से, अपने आर्टिकल से, अपनी आइडियोलॉजी से, फिलॉसफी से, सरकार को क्रिटिसाइज कराएगा कि हाँ ये सरकार जो है ये गलत कर रही है, वो गलत कर रहा है। तो ये सब कुछ कहाँ छपेगा, तो ये सब कुछ न्यूज़पेपर में छपेगा। एंड दैट इज द रीजन वी विल स्टार्ट टू हैव। तो बाय 1875 अगर हम देखें तो बाय 1875 वी विल हैव सम 644 न्यूज़पेपर्स। तो ये समय क्या है, ये दौर क्या है कि ये जो दौर आपका शुरू हुआ है क्रांति के बाद, तो वी विल हैव सम 644 न्यूज़पेपर्स, एक बात। और इसमें भी क्या है, इसमें लगभग 400 न्यूज़पेपर जो हैं, राइट, दीज आर वर्नाकुलर, मतलब आम लोगों की भाषा में छापा जा रहा है। तो दीज आर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। तो दिस शोज कि हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे सारे लीडर्स जो हैं वो अपने न्यूज़पेपर छाप के अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं, राइट। सो नाउ तो प्रेस फ्रीडम, तो प्रेस फ्रीडम अगर हम देखें तो अर्ली एडवोकेट हमने ऑलरेडी बात करी कि राजा राम मोहन राय वाज दी अर्ली एडवोकेट। और जो पूरा जो फोकस है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का, जो पूरा फोकस है, तो लेट्स से टिल 1918 या 1919 फोकस जो था वो किस चीज पे फोकस था, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा पे, राइट है ना, कि हाँ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, पॉलिटिकल अवेकनिंग, दिस इज समथिंग जो है वी आर फोकसिंग। ये चैप्टर भी पढ़ा था हम लोगों ने, पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो इनका जो फोकस है टिल लेट्स से 1919, पूरा फोकस इस चीज पे है कि मैक्सिमम पॉलिटिकल अवेयरनेस हो सके, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जाग सके, देशभक्ति की भावना जाग सके, राइट। अभी तक क्या था, देशभक्ति पूरी तरह से जो है हर किसी में नहीं आ रही थी, राइट है ना, हर कोई जो है देश के लिए नहीं लड़ रहा था। तो नाउ इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अराउजल किया जाए। तो ये कैसे हो रहा है, इन न्यूज़पेपर्स के द्वारा हो रहा है। अब जो है गांव या फिर शहर में आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दिख रहे हैं, वो भी देशी भाषा में दिख रहे हैं, राइट। तो नाउ दिस प्रोपोगंडा इज ऑन and this will actually try to basically spread the nationalist ideologies, है ना, and will try to build the public opinion, है ना, कि लोगों के अंदर एक ओपिनियन बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्ड करनी है, जिसमें हमने समझा कि प्रेस जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रेस यहां पे जो क्रिएट किया गया है, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। क्या ये कोई बिजनेस कर रहा है? नहीं, प्रेस लगाकर मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं। कोई भी जो है जो लीडर यहां पे है वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नेशनल या फिर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। वो लोगों को उजागर करने की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से एक नया कल्चर शुरू होगा विच इज लाइब्रेरी कल्चर, राइट। तो लाइब्रेरी कल्चर यहां से चालू होगा विच इज मोर लाइक कि हाँ ये न्यूज़पेपर्स पढ़े जाएंगे, राइट, है ना, कि लाइब्रेरीज में जो है पढ़े जाएंगे, लोकली पढ़े जाएंगे। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई लाइब्रेरी होगी उसी में पढ़ा जाएगा। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि अभी भी आप देखेंगे कोलकाता में एक कल्चर है कि वहां जो चाय की दुकानें होती हैं, तो चाय की दुकान खाली ठेला नहीं है कि हाँ ठेला है और जो है चाय की दुकान चाय मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं। चाय की दुकान पे आप देखेंगे कि चाय की दुकान के साथ बहुत सारी बैठने की जगह है,
ऐसा बैठक टाइप का, बहुत ही सस्ता सा, ऐसा कैफे नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कैफे, राइट, नॉर्मल चाय की दुकान जो रोड साइड होती है, स्ट्रीट वेंडर, वो साइड में थोड़ा बैठने का स्टूल लगाए हुए है, राइट, हो सकता है थोड़ा शेड भी डाल दे उसके ऊपर अगर पॉसिबल है तो, बट हाँ ऐसे बैठने का वो होगा, और उसमें न्यूज़पेपर रखे होंगे, इस समय तो बंगाली न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, और जनता जो है वो सुबह या शाम, बेसिकली शाम को ज्यादा होगा कि हाँ वो शाम को जो है सारे लोग इकट्ठा होंगे चाय पे और बैठेंगे और आपका पॉलिटिकल डिस्कशन चलेगा। स्ट्रीट वेंडर शॉप पे ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस, वेरी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस विल हैपन इन दीज टी शॉप्स इवन टुडे, राइट। तो ये भी क्या है, लाइब्रेरी कल्चर है। अब इस कल्चर में अगर मान लो चाय वाले को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भी आता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई तो पढ़ेगा, बताएगा देखो ये आर्टिकल में हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो गया इंडिया में, उन्होंने ये कहा, तिलक जी ने ये कहा, गोखले ऐसा कह रहे हैं, राइट, स्वदेशी होना हमें करना चाहिए, पार्टीशन हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अब ये सारे आइडियाज जो है वो डिसमिनेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, राइट। अब ये गांव भी पहुंच रहा है, और जो है ऐसा नहीं कह सकते हर गांव पहुंच रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दिस इज नॉट लिमिटेड टू द सिटी, कि सिर्फ कैलकाटा में हो रहा होगा, नहीं, वो आसनसोल में भी हो रहा होगा, आसनसोल के आसपास कोई छोटा सा गांव होगा, गांव में भी हो रहा होगा, राइट, दुर्गापुर में भी हो रहा होगा, कासिम बाजार में भी हो रहा होगा, एवरीवेयर दिस कल्चर विल स्प्रेड, नॉट ओनली इन बंगाल बट इन इंडिया। तो पीपल विल स्टार्ट रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, और वो सारी जो यू कैन से जो पॉलिटिकल अराउजल है वो कहीं ना कहीं गांव पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर, बिकॉज ऑफ दीज लोकल लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर। तो 1875 तक हम इतने सारे न्यूज़पेपर देख रहे हैं, या और आगे ग्रो होगा, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइब्रेरी कल्चर विच गॉट डेवलप्ड, जिसमें जो है पब्लिक पढ़ रही है, एंड दे आर गेटिंग टू नो कि सरकार क्या गलत कर रही है हम लोगों के साथ। नाउ सरकार इसी मुहिम में सरकार भी कुछ करने की कोशिश करती रहेगी कि कैसे रोके, क्या करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी सटल डिस्कशन, राइट, दिस इज वेरी सटल। ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा नहीं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसा नहीं है अभी वो आएगा, वो गांधीयन दौर है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के दौर की हम बात कर रहे हैं। तो हेयर विल रियलाइज कि सरकार को थोड़ा लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो फर्स्ट मूव विल फाइंड कि पहला जो मूव आ रहा है वो है उनका फिर से 1870 में 1870 they will enact section 124A, section 124A। तो इंडियन पीनल कोड में वो जो है एक सेक्शन ऐड करेंगे विच इज 124A। तो 124A का इनैक्टमेंट करेंगे पीनल कोड में। क्या कहता है ये जो है, ये न्यूज़पेपर के खिलाफ नहीं, राइट, इन जनरल है ये, इन जनरल न्यूज़पेपर इसके एम्बिट में आ सकते हैं, बट ये न्यूज़पेपर के खिलाफ डायरेक्टली नहीं है कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर पे लागू होगा, इन जनरल लागू हो रहा है। आइए समझते हैं क्या है ये। सेक्शन 124A इट इज अबाउट कि अगर कोई डिसअफेक्शन क्रिएट करेगा, है ना, कि कोई भी चीज अगर डिसअफेक्शन क्रिएट कर रही है, अगर कोई भी डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, डिसअफेक्शन मतलब कि हेट्रेड, या फिर हेट्रेड भी नहीं लिखा हुआ, हेट्रेड तो बहुत दूर की बात हो गई, डिसअफेक्शन, अगर प्यार नहीं है दैट इज ऑल्सो डिसअफेक्शन, अफेक्शन ना होना भी डिसअफेक्शन, राइट। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात स्प्रेड कर रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के लिए डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा है, देन दैट पर्सन कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, या फिर 3 साल के लिए उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको सजा दी जा सकती है, उसे जेल भेजा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिसअफेक्शन। अब यहां पे पॉइंट ध्यान देने लायक ये है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, इट इज नॉट सेइंग कि अगर आपने कुछ कहा और उसकी वजह से सिविल रिबेलियन हो गया, वायलेंस हो गया, राइट, है ना, और आपके खिलाफ एक्शन होगा, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, इट इज सेइंग कि डिसअफेक्शन, कि हाँ आपने कुछ गलत कह दिया, अरे हो गया डिसअफेक्शन, क्योंकि दिस इज टफ टू प्रूफ, कि प्रूव कैसे करोगे कि हाँ जो है डिसअफेक्शन नहीं किया है। सरकार कहेगी तुम्हारी इस बात से डिसअफेक्शन हुआ है, राइट, आप प्रूव ही नहीं कर सकते कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो जनता में कह दिया, राइट। अब क्या हुआ है आपको क्या पता है? तो दिस इज वेरी वेग, वेरी जो है आर्बिट्रेरी, कि हाँ जो है डिसअफेक्शन के ऊपर आपको जेल भेजा जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, कुछ भी कर रहे हैं भाई ये लोग, राइट, कह रहे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। अब हमारे जो नेशनलिस्ट हैं, राइट, अब ये क्या करें, अब ये भी बड़े स्मार्ट हैं, कह रहे हैं कि हाँ चिंता मत करो, राइट, पकड़ोगे कैसे डिसअफेक्शन, आर्बिट्रेरी रूल बनाए तो दोनों साइड से आर्बिट्रेरी है, तुम भी बताओ ना कैसे करोगे, है ना, दोनों साइड से आर्बिट्रेरी हो गया ना। तो ये क्या करेंगे, ये एक जो है एक बड़ी अच्छी अप्रोच होती है सैंडविच अप्रोच, कि अगर आपको कोई बुरी खबर किसी को देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी से किसी को फायर करना हो,
राइट है ना। तो आप क्या करो, आप जो है एक पहले उसको कोई बहुत अच्छी खबर सुनाओ, राइट, बहुत बढ़िया खबर, फिर उसको वो नेगेटिव न्यूज सुना दो, और फिर उसके बाद एक और अच्छी खबर सुना दो। तो दो अच्छी खबर के बीच में एक बुरी खबर पैक करके दे दो, वो भी समझ ना पाए कि मैं खुश हूं कि नाराज हूं, राइट, क्या हो रहा है। चलो फायरिंग तो चलो एक्सट्रीम हो गया, चलो किसी का डिमोशन करना है, राइट है ना। तो आप जो है उसको बुलाओ और पहले बताओ कि हाँ तुम्हें पता है यू आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय आई हैव, राइट, मजा ही आ जाता है तुम्हारे साथ काम करके, तुम्हारा क्या दिल है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो तुमने एक काम किया उस काम की वजह से, राइट, अब तुम्हारी जो सैलरी है थोड़ी सी कम कर देंगे, राइट है ना, कम कर देंगे। बट दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ जो है तुमको मैं ईसॉप्स दे रहा हूं, या फिर तुमको जो है मैं पोस्टिंग दे रहा हूं तुम्हारे घर के पास। अब क्या होगा, तुम्हारे घर के पास रहोगे, तुम्हारा खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा मजा आएगा, वेरी गुड ग्रेट जॉब, जाओ, है ना। अब वो परेशान हो जाएगा कि हाँ ये जो है इन्होंने मुझे अच्छी खबर दी है कि बुरी खबर दी है, क्या किया मेरे साथ। तो यहां पे भी यही अप्रोच अपनाया जाएगा कि ऊपर लिखा जाएगा कि अंग्रेज जो है वो कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं, हमारे यहाँ है, कितने सिविलाइज हैं, बहुत बढ़िया, और बीच में लिख देंगे कि ये पॉलिसी बहुत घटिया है, ऐसा ऐसा हो गया है। अंग्रेजों को सर को अंग्रेज साहब को ये सब ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो कि हाँ वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इतना अच्छा दिल है उनका कि जो है हमारा सब अच्छा ही करेंगे। ऐसा करके दो अच्छी बातों के बीच में ऐसा कुछ सटल तरीके से बीच में दबा देंगे क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसाइज भी कर देंगे और दो बार तारीफ भी कर देंगे। तो अंग्रेज भी समझ नहीं पाएंगे कि अब क्या कहेंगे, डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि अफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ऐसा बाय द वे आप अपने आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी चीज को अपोज करना है, राइट, और आप उसे बहुत ही वेहमेंटली अपोज नहीं करना चाहते, खाली पॉइंट रखना चाहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं, तो इन दैट केस उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो 3 दे दीजिए और जो पॉजिटिव पॉइंट है 2 दे दीजिए, राइट। अब आपको लगेगा कि उसको लगेगा कि अरे यार इसने तो जो है नेगेटिव बताया है ना, ये लग तो रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन अरे तारीफ भी कर रहा है। तो आप पूरी तरह जो है आप पॉइंट अपना बना भी देंगे और प्लस जो है पूरी तरह उसके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। आपको किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को जस्टिफ जो है कुछ बोल रहा है, तो इन दैट केस उसका पॉजिटिव पॉइंट गिनाते हुए उसके बाद जो है नेगेटिव पॉइंट आप गिनाइए, तो फिर जो है आप बिल्कुल सही तरीके से जिस साइड को बैलेंस करना है वहां के पॉइंट बढ़ा दिए। खैर एनीवे कमिंग बैक, तो दिस इज द अप्रोच दे विल अप्लाई, राइट है ना, कि हाँ जो है सेंटिमेंट ऑफ लॉयल्टी भी मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ जो है लास्ट में उनके दुश्मनों की बुराई करने लगेंगे कि देखो सोशलिस्ट क्या कर रहे हैं, देखो आयरिश नेशनलिस्ट जो कि अंग्रेजों के खिलाफ है ना, क्या कर रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर डालेंगे। तो सरकार कहेगी अरे ये तो हमारे दुश्मनों की बुराई कर रहा है, वाह हमारा दोस्त है, लेकिन बीच में क्रिटिसिज्म भी लिखा हुआ है। तो दैट इज द रीजन कि हाँ सरकार इसमें कुछ कर नहीं पाएगी बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो है यहाँ पे हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल गैजेट। अब ये लिस्ट आपको पढ़नी है, राइट है ना, ये लिस्ट मैं एकदम लिस्ट बाय लिस्ट नहीं पढ़ा रहा, बट यू सी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर का इंडियन मिरर है, 1862 में इन्होंने शुरू किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश की मैं बात कह रहा था, दिस इज वन इंपॉर्टेंट। मिरातुल अकबर की हम बात कर रहे थे, राजा राम मोहन रॉय का है। सिमिलरली शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, इंपॉर्टेंट पेपर, राइट, अमृत बाजार पत्रिका। फिर द हिंदू अय्यर जी ने शुरू किया है, जीएस अय्यर और वी राघवचारी एंड सुब्बाराव पंडित, द हिंदू, इंपॉर्टेंट पेपर है भाई, आज भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। प्लस केसरी एंड महारत्ता, दिस इज तिलक, चिपलंकर, अगरकर, वेरी वेरी फेमस। प्लस जीएस अय्यर का स्वदेश मित्रम है मद्रास में, राइट, एंड देन देयर आर मोर न्यूज़पेपर्स, राइट, ओके। बी आर अम्बेडकर जी का मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, राइट। सचिन नाथ सान्याल जी का बंदी जीवन, बंगाल बुक है इनकी बेसिकली। नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू का है। गांधी जी का यंग इंडिया हरिजन, ये तो फिंगर टिप पे होना चाहिए, यंग इंडिया एंड देन हरिजन, तो महात्मा गांधी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, है ना। अब ये थोड़ा सा आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर पाइए, सारे रट ना पाइए। इंपॉर्टेंट लोगों के न्यूज़पेपर्स रटे होने चाहिए, लेकिन अगर इट इज लाइक सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट, सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट, इन दैट केस यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ऐसा कुछ है। तो हमने बात करी कि हाँ भाई किस तरीके से ये जो है मुहिम जो है किस तरीके से अंग्रेजों को चैलेंज किया जा रहा है, दिस इज समथिंग वी अंडरस्टूड। नाउ अब इस कहानी में 76 में एंट्री होती है, 76 में एंट्री होती है लिटन की, लिटन, लॉर्ड लिटन। तो 76 में एंट्री हो रही है लिटन की, तो ही विल बी देयर टिल फ्रॉम 76 टू 80, लिटन। और इनके साथ जुड़ा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गलत पेन यूज कर दिया हमने, बट चलिए कोई बात, राइट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो नाउ तो 76 टू 80, नाउ ही इज अ वेरी यू कैन से इंपीरियलिस्ट पर्सन, राइट। इनकी सारी पॉलिसीज हमारे खिलाफ है, पहले भी हमने लिटन की बात करी है, सारी ही पॉलिसीज इनकी हमारे खिलाफ है, राइट। तो लिटन की एंट्री हो रही है यहाँ पे, एंड जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब वो एंटर कर रहे हैं तो एक तरफ तो सूखा पड़ा हुआ है,
राइट। तो ये जो 76 77 का जो टाइम है, ये बेसिकली क्या है, फैमिन का टाइम है, भुखमरी है, लोग मर रहे हैं। और ऐसे समय में जब ये आते हैं, ऐसे समय में 1877 में ही इज ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग दिल्ली दरबार। एक तरफ लोगों को खाने को नहीं है, दूसरी तरफ पार्टी चल रही है, राइट। गाला डिनर हो रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, शामियाना लगा हुआ है और जो है दिल्ली में मस्ती चल रही है। तो दिस शोज कि हाँ, दिल तो है ही नहीं कि अगर तुम वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो तो टेक्निकली तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इसको हैंडल करना। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। दिल्ली दरबार लगा के आप रानी को एक टाइटल दे रहे हैं, कैसरे हिंद। इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट कि हाँ जो है इतने गाला और इतने पॉम्प एंड शो के साथ जो इसको किया जाए। इसको बहुत सिंपल तरीके से भी अगर आपको करना ही था तो सिंपल तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते थे, सारा पैसा इधर इन्वेस्ट कर सकते थे, अपनी पॉलिसीज का इधर ध्यान दे सकते थे। बट ये ना ध्यान देके, ये सब ना करके इधर जो है डीजे चल रहा है, राइट है ना। तो यहाँ पे जो है गाला डिनर हो रहा है। तो टेक्निकली दिस इज समथिंग विच शोज कि हाँ दे आर रूथलेस, दे डोंट केयर कि हम लोग जिए ना मरे, उनका अपना जीवन, उनकी अपनी पॉलिसी। दिस इज समथिंग विच मैटर्स टू देम, राइट नाउ। अब जब ये जो समय है, इस समय क्या हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, ऑलरेडी 400 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं। दे विल बी लाइक कि दे इज फायरिंग अगेंस्ट हिम कि हाँ ये कैसा आदमी है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट है ना। तो दे विल बी वेरी मच अगेंस्ट हिम। जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है इसको चैलेंज करने के लिए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले ही पढ़ा हम लोगों ने सब, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, राइट। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विल डेफिनेटली चैलेंज दिस कि हाँ ये क्या चल रहा है। एंड देन लॉर्ड लिटन विल बी लाइक कि हाँ जो है ये इतना सारा जो मेरा क्रिटिसिज्म हो रहा है, एकदम से व्याकुल हो जाएंगे, क्या करे क्या करे क्या करे, हर कोई मेरे सामने, हर कोई मेरे खिलाफ छाप रहा है। अब इन दैट केस नाउ ही हैज टू गो फॉर वन एक्ट विच इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इन 78 he will launch vernacular press act VPA which is also called as gagging act। गला दबा दिया है सारे न्यूज़पेपर का कि जितने आपके वर्नाकुलर, एंड दिस इज वर्नाकुलर नॉट इंग्लिश, अंग्रेजी न्यूज़पेपर के ऊपर लागू नहीं हो रहा, राइट। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर, तो इंग्लिश वाला जो है जो करना चाहे करे जीवन में, लेकिन दिस इज फॉर वर्नाकुलर कि वर्नाकुलर को कंट्रोल करना है, पूरी तरह से कंट्रोल करना है, इनके ऊपर लागू हो रहा है VPA। नाउ लेट अस सी क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, डीएम को पावर दे रहा है, राइट। डीएम को अगर लगता है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई न्यूज़पेपर है जो कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन छाप रहा है, राइट है ना, कि हाँ वो डीएम है, डीएम को लगा कि इस पेपर में जो लिखा है उससे डिसअफेक्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ, इन दैट केस क्या वो एक्शन ले सकता है? यस, वो एक्शन ले सकता है, राइट। इन दैट केस अगर वो सीज करना चाहे प्रेस को, तो हाँ वो इस प्रेस को सीज कर सकता है, राइट। हाँ, तो जो है डीएम जो है, डीएम कैन आस्क फॉर द सिक्योरिटी, डीएम कैन आस्क फॉर द सिक्योरिटी कि हाँ भाई आप हमको कुछ पैसे दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा छापा, राइट, तो इन दैट केस आपकी जो डिपॉजिट सिक्योरिटी है वो फोरफीट हो जाएगी। तो इस तरह की बॉन्ड पे साइन करा दिया जाएगा, इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, तो डीएम ऐसा बॉन्ड साइन करवा सकता है विद द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स कि आप हमको 1000 रुपया दीजिए, और अगर आपने कुछ ऐसा किया, ऐसी कोई गलती करी, राइट है ना, कि सरकार के खिलाफ या फिर जो है डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और रेसेस के आपस में कोई ऐसा झगड़ा आप करवा रहे हो, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाएगा, आपकी जो प्रेस इक्विपमेंट है वो सीज हो जाएंगे। अब अगर मान लो मेरा प्रेस सीज हो गया तो मैं भाग के जाऊंगा कोर्ट के पास, लेकिन हमें बताया जाएगा कि आप जो है किसी कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते हैं, कोई इस पे अपील ही नहीं है। अगर डीएम का मन हो गया ऐसा कुछ करने का तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, डीएम भगवान है यहाँ पे, राइट। डीएम जो चाहे कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो चाहे कर सकता है, वो मेरा पैसा भी सीज कर लेगा, मेरा प्रेस भी सीज कर लेगा, किसी कोर्ट के पास मैं जो है नहीं जा सकता, राइट। नाउ दिस इज ड्रैकोनियन, राइट है ना, दिस इज ड्रैकोनियन कि हाँ जो है ऐसा कुछ हो रहा है। कोई भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर अपना प्रूफ सबमिट भले कर सकता है कि हाँ मुझे इससे एग्जेम्प्ट कर दीजिए साहब, मैं आपके साथी हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं छापूंगा। दैट इज अ डिफरेंट केस कि आपके ऊपर सेंसरशिप नहीं लगेगी अगर आपने प्रूफ सबमिट कर दिया कि मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। अदरवाइज आपके ऊपर सेंसरशिप भी लगेगी, आप सेंसर भी किए जाएंगे। तो दिस इज टर्म्ड एज द गैगिंग एक्ट, गैगिंग एक्ट कि हाँ जो आपके वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे दे विल बी सीज्ड, राइट, दे विल बी अंडर दिस कंसिडरेशन कि हाँ वो ऐसे दोबारा नहीं कर सकते। देन इसके बाद रिपन आते हैं, रिपन, एंड रिपन विल एक्चुअली टेक दिस बैक। तो 1882 में तुरंत हम देखेंगे कि 82
82 में रिपन विल रिपील दिस। प्रोटेस्ट है इसके खिलाफ कि हाँ सर ये नहीं होना चाहिए, तो जब रिपन आएंगे तो फिर यहाँ पे रिपील कर देंगे। तो ये एक बड़ा इवेंट है विच इज 78 का आपका जो है लिटन कार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नाउ कहानी आगे बढ़ाते हैं। नाउ उसके बाद करते हैं कि इसके बाद जो रिप्रेशन हम फेस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो रिप्रेशन हम फेस कर रहे हैं इसकी बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जस्ट हैव अ क्विक व्यू कि हाँ भाई ऐसा क्या हो रहा है इस दौरान में जहां पे हमें न्यूज़पेपर की वजह से रिप्रेशन फेस हो रहा है। राइट, तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो 1883 में मैं बात करी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर जो जेल गए हैं इसी कारणों की वजह से। राइट, तो ही इज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट जिनको जेल हुई 1883 में, बिकॉज उन्होंने किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ जो है छाप दिया था कि हाँ वो जो उन्होंने जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो बंगालियों के रिलीजियस सेंटीमेंट के खिलाफ है। तो बंगालीज आर हर्ट, यस, ऐसा उन्होंने बहुत गुस्से के साथ छाप दिया था। ऊपर नीचे जो लेयर करनी थी उन्होंने लेयर नहीं करी, पूरा लिख दिया, सच्चाई लिख दी। बुरा लगा अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। तो ही इज द फर्स्ट जो है यू कैन से जर्नलिस्ट जिनको जेल हुई है। एंड अनदर पर्सन इज बाल गंगाधर तिलक। वेरी फेमस केसेस बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इज द वन जो बिल्डअप कर रहे थे। इनफैक्ट जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसके लीडर ही बाल गंगाधर तिलक है, तिलक साहब है। तो जो ये जो है कोशिश कर रहे हैं, उस हमने बात करी थी कि ही हैज स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल। तो 1893 समवेयर गणपति फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। 1896 समवेयर जो है उन्होंने अपना शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया है। प्लस उनके 2 न्यूज़पेपर है, केसरी और महारत्ता, रटे हुए हैं आपको, राइट है ना। तो ये न्यूज़पेपर वो भर के सारी बातें छाप रहे हैं। Now, then he is also propagating in his newspapers कि हाँ भाई जो लोअर मिडिल क्लास है, पीजेंट है, आर्टिजन है, वर्कर्स है, ये सारे लोग कांग्रेस में आए और हमसे जुड़े, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी फिलॉसफी से जुड़े। ही इज द वन जो 1896 में ऑर्गेनाइज करेंगे एक ऑल महाराष्ट्र कैंपेन। ऑल महाराष्ट्र कैंपेन क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेन जो कपड़े हैं उनको बॉयकॉट करना है। इंपोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी उस समय हो गई थी, एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी कॉटन के ऊपर, राइट। तो ये कह रहे हैं कि नहीं इसको हटाना है। तो ये 1896 तक, 93 से अगर आप समझो कि 93 से गणपति फेस्टिवल और फिर शिवाजी फेस्टिवल एंड देन दीज कैंपेन्स, दिस शोज कि हाँ जो 90s का दौर है दैट हैज मेड बाल गंगाधर तिलक जी वेरी पॉपुलर, राइट। तो तिलक जी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं इस समय, सारे लोग इनकी बात सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं इनके साथ। और स्पेशली ये जो 2 फेस्टिवल्स हैं, राइट, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी महाराज फेस्टिवल, दीज 2 फेस्टिवल्स विल बी द गेम चेंजर फॉर जो है बाल गंगाधर तिलक जी। नाउ 96-97 में अब हो क्या रहा है कि सूखा पड़ा हुआ है, राइट। 96-97 का दौर है। अब 96-97 के दौर में सूखा पड़ा हुआ है, हमने कहानी सुनी थी कि हाँ पहली बात वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में नो टैक्स कैंपेन। जब सूखा पड़ा हुआ है तो टैक्स काहेगा देंगे, राइट। तो फार्मर्स को कहते हैं कोई टैक्स नहीं देगा इसमें, राइट है ना। प्लस एक और इसके साथ चीज हुई विच इज प्लेग। तो 1897 में एक प्लेग आ गया पूना में। अब सरकार जो है सरकार वरीड है कि ये प्लेग बहुत स्प्रेड ना हो। प्लेग क्या है? कम्युनिकेटिंग जो है डिजीज है। तो देन ये बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लेग कमीशन बनाया गया, एक प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड अपॉइंट किए गए और जो है उनको बोला गया कि आप जो है इस चीज को कंट्रोल करिए, पूना में प्लेग को कंट्रोल करिए। तिलक इज अलाइंड टू जो है दिस मशीनरी कि हाँ एक ऐसी मशीन होनी चाहिए, प्लेग हमें रोकना है, इस बीमारी को हमें रोकना है, राइट है, इसे कंट्रोल करना है, पूरी तरह जो है क्वारंटीन करना है इसको। नाउ अब हो क्या रहा है कि हाँ ये जो प्लेग कमिश्नर बने हैं सारे ब्रिटिशर्स हैं, राइट, मिस्टर रैंड इज द ब्रिटिशर। देन उनकी सारी पॉलिसीज भी जो है इंपीरियलिस्ट हैं। तो देन उनको कोई ऐसा एम्पैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है हमारे लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, घर जाके जो है सर्च करा जा रहा है, घर जाके जो है देखा जा रहा है कि हाँ कोई हैजा का मरीज तो नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई प्लेग का मरीज तो नहीं है। और अगर कोई प्लेग का मरीज है तो उसको जो है हैजा नहीं प्लेग, तो जो है उसको जो है जबरदस्ती घर से निकाला जा रहा है। अब देखो ये चीज हम लोगों ने अभी फेस करी अपने लाइफ टाइम में, जब ऐसा हुआ था अभी कोविड में, राइट। अब कोविड में अभी के दौर से देखे तो अभी जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि सरकार हमारी अपनी है, तो दे वर वेरी सिंपैथेटिक कि एक एम्बुलेंस आएगी, आपको जो है कैरी करके लेके जाएंगे, वहां भी खाने पीने का ध्यान रखेंगे, राइट। यू विल नॉट बी दैट वरीड कि अरे पता नहीं मेरे घर वाले को या फिर मेरे फैमिली पर्सन को लेके चले गए हैं, पता नहीं उनके साथ वहां क्या हो रहा होगा, राइट। यू बी लाइक वेरी मच नॉट दैट मच कंसर्न कि जो है हॉस्पिटल में देखरेख तो हो रही होगी, सरकार ने व्यवस्था कर रखी होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फैमिली पर्सन इज वरीड कि इसको लेके जाएंगे, पता नहीं खाना देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे, और उसके लिए उसको जाने नहीं देना चाहते। पर अगर वो जाएगा नहीं तो सबको हो जाएगा। तो टेक्निकली सरकार जोर जबरदस्ती से घसीट करके जो है घर खोल के देख रही है, और जितने भी प्लेग के मरीज हैं उनको ऐसे जबरदस्ती लेके जा रही है।
वो मर जा रहे हैं तो उसके बाद कोई ऐसा जो है कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घर वालों की पिटाई हो रही है, जाने क्यों नहीं दे रहे हो, राइट। और कई बार घर में लूटपाट हो रही है, कई बार घर में रेप्स हो रहे हैं, राइट, है ना। तो ऐसे ऐसी गतिविधियां हो रही हैं एंड दैट इज द रीजन कि तिलक यहाँ पे एकदम जो है आग बबूला हो गया। तिलक वाज लाइक कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो तिलक जो है गेव सम स्पीचेस जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें, भगवत गीता को उन्होंने कोट किया, प्लस स्पेशली उन्होंने शिवाजी को कोट किया कि शिवाजी क्या कहा करते थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी, उनका क्या थॉट प्रोसेस था। तो अपने न्यूज़पेपर्स में एक तो उन्होंने शिवाजी अटरेंसेस या फिर शिवाजी के कही हुए बातें जो है याद दिलाई, और दूसरा जो एक फेमस इवेंट है कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया था, उस इवेंट को जो है उन्होंने कोट किया इन वन ऑफ हिज स्पीच। एंड मीनवाइल इसी के बाद क्या हो रहा है, इसी के बाद चापेकर ब्रदर्स जो है, राइट, चापेकर ब्रदर्स पढ़ा था आपने जब रिवोल्यूशनरीज पढ़ रहे थे, तो चापेकर ब्रदर्स ने मिस्टर रैंड को मार दिया था, उनके साथ लेफ्टिनेंट आयरेस्ट है वो भी मारे गए थे। तो बिकॉज ऑफ दिस कि ये इवेंट हो गया और उन्होंने सारी स्पीचेस दी थी, तो यहां पे हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ योर सेडिशन लॉ, राइट, आर्टिकल 150 सेक्शन 153A कि हाँ उनको जेल में दे दिया, जेल में डाल दिया गया, कोटिंग कि आपके इन बातों की वजह से, आपकी इन स्पीचेस की वजह से जो है ऐसा दुष्कर्म हुआ है या फिर मिस्टर रैंड मारे गए, राइट, है ना, ऐसा अंग्रेजों ने कहा ऑफ कोर्स। तो ना सो तिलक विल बी लाइक कि हाँ ही विल प्रेज एज अ नेशनल हीरो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, ही विल बिकम अ नेशनल हीरो, और यहीं पे उनको टाइटल मिलेगा लोकमान्य का। लोकमान्य तिलक जो हम जानते हैं वो यहाँ पे जो 90s का दौर है, यहाँ पे उनको ये टाइटल मिला है, राइट, कि हाँ ही इज द लोकमान्य, लोग इनको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इवेंट एंड वो यही कह रहे हैं कि हाँ ये तो देखो जेल ही है, इंडिया ही जेल है, राइट, है ना, कि अंग्रेजों ने पूरी इंडिया को जेल बना रखा है, ये बड़ी जेल से किसी कन्फाइंड जेल में, छोटी जेल में भेजा जा रहा हूँ, क्या ही है, 18 महीने चले जाएंगे जेल, कोई बात नहीं। तो दिस हैज हैपेंड। प्लस 1898 में इसी समय में इन्होंने जो सेडिशंस लॉ है, राइट, 124A, नॉट 153, 124A, राइट, 124A, उसको अमेंड भी कर दिया, यस, अमेंड भी कर दिया है जो है सेक्शन 124A, और उसके साथ साथ एक और आर्टिकल ऐड किया है, एक और सेक्शन ऐड किया है विच इज 153A, जो कि कहता है कि इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर एनीवन टू ब्रिंग इनटू कंटेम्प्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू क्रिएट हेट्रेड अमंग डिफरेंट क्लासेस। तो 124A में सिर्फ डिसअफेक्शन की बातें हो रही थी उस समय, बट अब कह रहे हैं कि हाँ अगर सरकार के खिलाफ कोई बात आप क्रिएट कर रहे हैं, राइट, सरकार को कंटेम्प्ट में लेके आ रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट क्लासेस में अगर आप कोई झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली अंग्रेजों के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं कुछ, देन इट इज ऑल्सो चार्ज एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो 1900 तक आते आते ये माहौल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। नाउ कमिंग बैक टू न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स, अब इसके बाद जो अगला एक्ट आया जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद जो अगला एक्ट आया, अब वो आ रहा है स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1908 में। तो न्यूज़पेपर, तो यहां से एक नई टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, 1900 के बाद क्या हुआ। तो पोस्ट 1900 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 1900 यहां पे हमने देखा कि पूरी तिलक जी की स्टोरी सुनी हमने, प्लस हमने यहां पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी को देखा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राइट, हमने तिलक जी का जाना, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, प्लस ये जो प्लेग के दौरान हुआ, ये वाली बातें हमने यहाँ पे समझी, हमने समझा कि एक बार वो जेल भी चलेगा। नाउ अगला एक्ट जो आ रहा है विच इज 1908 आपका अगला एक्ट विच इज न्यूज़पेपर एक्ट। नाम ही सिंपल सा है, न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट। दिस इज इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, कि अगर आपने कुछ ऑफेंस करवाया न्यूज़पेपर की वजह से, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। अब ये एक्ट क्या कह रहा है, ये एक्ट कह रहा है कि हाँ अगर जो है सेम जैसे हम पीछे डीएम की बात कर रहे थे, तो वापस ये क्या कर रहा है कि बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल, यहीं पे हम देख रहे हैं कि हाँ स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, राइट, दिस इज ऑल्सो द एरा ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्टार्टेड 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो सरकार ने कहा कि नहीं हमें फिर से कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन वी सी दिस इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। अभी 1908 वाला एक्ट हम देखेंगे कि फिर से वही बात, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में हमने ऐसा कुछ सुना था कि डीएम को ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे दी गई है, तो यहां पे देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर तो बहुत ज्यादा नहीं है,
बट समझो कि हाँ वैसे ही बात की मजिस्ट्रेट जो है वो प्रेस की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकता है। यस, सिमिलर बात कही गई कि प्रेस की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकता है अगर उसे कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल दिखता है। अगर कोई ऐसा मटेरियल दिखता है जो सरकार के खिलाफ है, कोई नफरत फैला रहा है सरकार के खिलाफ, आपस में लोगों के खिलाफ अगर कोई नफरत फैला रहा है, या फिर कोई भी जो डीएम को लगे कि ऑब्जेक्शनेबल है, जिसकी वजह से कोई मर्डर हो सकता है, कोई एक्ट ऑफ वायलेंस हो सकता है, इन दैट केस उस प्रेस प्रॉपर्टी को पूरी तरह सीज कर देना चाहिए। ऐसा 1908 का एक्ट था। और इसमें फिर कौन इसके अंडर आ गया? फिर जो है तिलक जी जो है इसके अंडर आ गए। तिलक जी के ऊपर फिर से सेडिशन का चार्ज लगा और 6 साल की जेल उनको यहां पे फिर से हो गई, 6 इयर्स, राइट। प्लस इसी सब हम देखेंगे कि जब तिलक जी जो है क्योंकि एक और बड़ा फिगर अगले 10 सालों में, एक वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर थे और आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट ही बिकेम लाइक ऑल इंडिया फिगर, राइट। ही इज वेरी वेरी पॉपुलर इवन स्पेशली इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उनकी बात ही अलग है एंड दैट इज द रीजन कि जब ये फैसला सुनाया गया तो बाहर एकदम से कोहराम मच गया बॉम्बे में जो आपके टेक्सटाइल वर्कर्स थे, रेलवे वर्कशॉप्स थी, यहाँ पे जितने भी लेबर्स काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, दे विल गो ऑन स्ट्राइक, राइट, है ना। तो थोड़ा सा वायलेंस भी हो रहा है बट हाँ मोस्टली इट इज स्ट्राइक हैपनिंग जो है एवरीवेयर। आर्मी से लोग भिड़ जा रहे हैं कि हाँ कैसे रोकोगे हमें। तो लेनिन कहते हैं, राइट, है ना, कि हाँ अब जो है इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट है उसमें वर्किंग क्लास अब पॉलिटिकल स्टेज पे एंटर कर रहा है। जो वर्कर है वो, तो ये थोड़ा सा सोशल साइड से एंगल आ रहा है कि वर्किंग क्लास को या जो है आपके लेबर्स हैं उनको जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरनेशनली कि देखो क्या हो रहा है इंडियन मूवमेंट में। नाउ अब इसके बाद 1908 उनको लगा बहुत इफेक्टिव नहीं है तो तुरंत ही एक और एक्ट आता है विच इज आईपीए 1910, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तो तुरंत ही एक और एक्ट आ रहा है 1910 में विच इज आईपीए, इंडियन प्रेस एक्ट। अब दिस इज ऑन द सिमिलर लाइन, राइट, तुरंत ही आ रहा है, दिस इज ऑन द सिमिलर लाइन। ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि हाँ फिर वही आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं फ्रॉम द प्रिंटर पब्लिशर। अगर आपको लगा कि फोरफीट करने की जरूरत है तो फोरफीट कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं अगर किसी भी न्यूज़पेपर ने ऑफेंड नहीं किया। तो पहले खाली मजिस्ट्रेट की बात करी गई थी, अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को वही पावर दे दी कि आपका रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, सेम बातें वही दोबारा कर दी, राइट। प्लस 2 कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी ऑफ ईच इशू टू द लोकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज, है ना। तो अगेन कि वही बात कि हाँ फिर से जो है बात कह दी गई, जैसे हम पहले बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन में कि 1 कॉपी सबमिट होगी, अब हो रहा है कि 2 कॉपी आप कम से कम सबमिट करिए फ्री ऑफ चार्ज ऑफ कोर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, ताकि सरकार पढ़ सके कि आप लोग क्या छाप रहे हैं। दिस वॉज इंडियन प्रेस एक्ट 1910, राइट। नाउ विल सी कि यहां पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है 1914 में। तो 1914 से 1919 इट इज वर्ल्ड वॉर। So from 1914 to 1919 we know कि this is the zone of world war, 14 to 19 वर्ल्ड वॉर 1। अब इसमें कुछ और नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1915 में वो लेकर आएंगे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। अब ये रूल्स क्या है कि वैसे ही ड्रैकोनियन है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आर्बिट्रेरी पावर है, हर मामले में आर्बिट्रेरी पावर है, किसी को बाहर घूमने नहीं देंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे, कहीं भी जो है कहीं भी अरेस्ट हो सकता है, राइट, किसी पे भी जो है जो है चार्जेस हो सकते हैं, डिटेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल तो वैसे ही आर्बिट्रेरी है। जब ये आर्बिट्रेरी है तो प्रेस के एक्ट की किसी की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में ही सक्षम है, राइट। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, so we find कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, दिस विल टेक केयर ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, राइट। अब इसी बीच में 1920 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा, 1920 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर गांधी जी आ चुके हैं। तो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, इमरजेंसी पावर एक्ट, है ना, ये ऑलरेडी इनैक्ट हो चुका है आपका, राइट, इंडियन प्रेस एक्ट। तो ये आईपी ऑलरेडी चल रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसे में लॉ मेंबर है तेज बहादुर सप्रू, राइट। कमिंग बैक, लेट्स मेक इट सिंपल कि हाँ जो है वी विल रियलाइज कि ये तीनों ही एक्टिव हैं। यहाँ पे आपका जो है इंडियन प्रेस एक्ट भी एक्टिव है, न्यूज़पेपर एक्ट भी एक्टिव है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी एक्टिव है। बट ये दौर क्या है? 1920 का दौर। ये 1920-1919 का दौर क्या है? रिफॉर्म का दौर है, जहां पे मोंटफोर्ड रिफॉर्म आ रहा है, कमिटीज बन रही हैं और रिफॉर्म करने की आप कोशिश कर रहे हो। ऐसे में 1921 में अगेन एक कमिटी बैठाई जाती है अंडर तेज बहादुर सप्रू।
जो ये पूछती है कि भाई क्या करना है इन सब का, तो तेज बहादुर सप्रू विल से कि नहीं ये सब फर्जी है, प्लीज आप बंद करिए। अब वाई तेज बहादुर सप्रू, ही इज अ लॉ मेंबर, राइट है ना, तो इसीलिए उनसे पूछा गया, वाइसरॉय ने पूछा कि भाई क्या करना है, कमेटी बनाओ बताओ, तो उन्होंने कहा सब कुछ बंद करो, राइट, रेगुलेशन ये वाला नहीं होना चाहिए, राइट, अभी जो चल रहा है नॉर्मली चलने दो, देयर शुड बी लाइक सम फ्रीडम टू द प्रेस। तो ये सब चले गए। प्लस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आफ्टर जो है वर्ल्ड वॉर वैसे ही सीज हो गया था, तो ये भी सीज हो गया, खत्म हो गया, प्लस वो दोनों भी इन्होंने बंद करा दिए। तो इट वॉज बेसिकली तेज बहादुर सप्रू जिन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ जो है ये प्रेस एक्ट आपके खत्म हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। तो नाउ तो दिस वाज रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट ऑफ 1908-1910। हमने समझा कि हाँ इट इज बिकॉज ऑफ दी तेज बहादुर सप्रू। तो कमेटी को बोला गया था कि भाई आप इवैल्यूएट करिए कि इंडिया में प्रेस की कंडीशन क्या है, और इन्होंने कहा दोनों बंद करो, राइट है ना, दोनों ही एक्ट बंद कर दो। प्लस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है बात करते हैं 1930 में, राइट, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप 1930। तो 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, ऐसे में एक और एक्ट आता है विच इज इंडियन प्रेस एक्ट, और उसमें इमरजेंसी पावर की बात करी गई। ये क्यों हो रहा है, ये आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि यहीं पे शुरू हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी को चैलेंज करने के लिए, गांधी जी को रोकने के लिए यहाँ पे एक और एक्ट आया विच इज इंडियन प्रेस एक्ट विच इज फॉर द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी पावर एक्ट यहाँ पे जो है इशू किया गया। इसके पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन फिर प्रॉपर एक्ट आ गया, राइट है ना। तो अब इसमें क्या हो गया है कि जो 1910 वाला एक्ट हमने बंद कर दिया था, ये बेसिकली रिवाइव हो गया। वही वाला पुराना एक्ट कि आप जो है जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रेशन मांगती है, वो सिक्योरिटी फोरफीट कर देगी अगर आपने कुछ भी गलत किया। सेम बात 1910 वाला जो एक्ट है वही एक्चुअली 1938 में उसका पुनर्जन्म हो रहा है। हाँ, उसका पुनर्जन्म हो रहा है इन 1930। तो सेम ही है, इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। तो दिस विल कंटिन्यू, ये कहीं नहीं जा रहा, राइट, दिस विल कंटिन्यू, राइट, इसका कोई अभी अंत यहाँ पे नहीं है। तो इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट हम देखें अगर, तो एक्ट गेव स्वीपिंग पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट के पास पावर एग्जिस्ट करती है, जो हमने बात कही अभी। प्लस वो चाहें तो अगर आपसे रजिस्ट्रेशन चाहें तो रजिस्ट्रेशन चाहेंगे, बॉन्ड चाहें, पैसा चाहें, सिक्योरिटी चाहें तो सिक्योरिटी, और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो इन दैट केस वो उसको फोरफीट कर लेंगे, सीज कर लेंगे, राइट। तो जो है इसमें हुआ कि 1932 में हुआ कि ऑल एक्टिविटीज कैलकुलेटेड टू अंडरमाइन गवर्नमेंट अथॉरिटी, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे सरकार की अथॉरिटी पर फर्क पड़ता है तो फिर जो है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है अंडर दिस एक्ट। यस, तो दिस वाज इमरजेंसी पावर एक्ट। तो ये था ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फिर कहानी पे आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। नाउ ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपकी 39 to 45। 39 to 45, ये 30 वाला एक्ट अभी चल रहा है, जीवित है, से कोई रोक नहीं रहा, राइट। तो 1939 to 1945 वी हैव वर्ल्ड वॉर 2, राइट, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई है ना। उसी दौरान हमने आईने भी देखा है। तो नाउ ड्यूरिंग दिस अगेन एक तो चीज हो रही है कि भाई आपका डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, राइट। वन इज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो सेम जो पहले चल रही थी कहानी डिफेंस ऑफ इंडिया, फिर से वही बात आ गई, तो ये ऐड हो रहा है इसमें। यस, तो डिफेंस ऑफ इंडिया, फिर से वही डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स कि हाँ फिर कुछ और क्या ही चाहिए, बट दिस इज वर्ल्ड वॉर 2, तो थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, राइट। तो एक तो प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1910 ये तो चल ही रहा है, 1920 वाले में, 1930 वाले में वो एक्टिव हो चुका है वापस, प्लस प्री सेंसरशिप वापस आ चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उन्होंने कहा फिर से जो है क्या लेकर आ जाओ, प्री सेंसरशिप लेकर आ जाओ। पहले आप हमसे चेक कराएंगे, सरकार कहेगी हाँ तभी छापेंगे, तो कुछ भी छापने से पहले आप हमसे पूछेंगे। दूसरा, कांग्रेस की एक्टिविटी पूरी तरह से बैन कर दी, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया और कह दिया कि हाँ जो है ये लोग कुछ नहीं छाप सकते। और तीसरी बात, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये भी पुराना एक्ट चला आ रहा था, एक कर्जन के टाइम में ही इनैक्टमेंट हुआ है, फिर मेजर इनैक्टमेंट 1923 में हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। एंड इसके तहत सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है, कह सकती है कि आपने जो छापा ही हमारा सीक्रेट था, ऐसे कैसे छाप लिया, राइट, इसके खिलाफ एक्शन लो।
तो टोटली जो है दिस विल ट्राई टू जो है बैन दी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यस, तो प्री सेंसरशिप आ चुकी है। यस, कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पब्लिकेशन पहले आप हमारे पास भेजिए, हम चेक करेंगे। प्लस प्रेस इमरजेंसी एक्ट आ चुका है, राइट है ना। ये जो 1910 वाला एक्ट है उसकी वही सारी पावर्स वापस से करा गया है। यस, कि लोकल गवर्नमेंट आपसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांग सकती है, बार बार हमने यही सुन लिया, राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांग सकती है प्रिंटर्स और पब्लिशर से, और वो फोरफीट हो जाएगी, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल हमको मिला, कुछ भी ऐसा मिला जो कि आपको नहीं छापना चाहिए था, तब ये जो आपकी सिक्योरिटी है ये जब्त हो जाएगी। तो दिस इज वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सब चल रहा है। प्लस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट है, राइट, उसके तहत हम कह सकते हैं कि आपको ये नहीं छापना चाहिए था, क्या कर दिया आपने, राइट, ये तो सीक्रेट था भाई, कैसे पता चल गया आपको। तो ये एक अलग चैलेंज है, ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है। तो दिस इज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। यस, नाउ आजादी के टाइम में जब हुआ कि अब हम आजादी हो रहे हैं, तो एक प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई 1947। So 1947 we have a press inquiry committee, right? Finally, Azadi. 1947 we are having a press inquiry committee. So finally, अब हमें लगा कि अब जो है एक रिलीफ की सांस आएगी। 1947 प्रेस इंक्वायरी कमेटी। ना ये प्रेस इंक्वायरी कमेटी कह रही है कि पहली बात तो जो है ये आपका जो भी इमरजेंसी पावर एक्ट वगैरह थे ये सब अब रिपील कर देना चाहिए। नहीं, ये सब जो है नहीं होना चाहिए, इसको रिपील कर दिया जाए। प्लस कुछ और भी एक्ट हुआ करते थे सिमिलर नेचर के, इंडियन स्टेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसअफेक्शन, राइट, कि किसी भी डिसअफेक्शन के खिलाफ एक एक्ट है। प्लस इंडियन स्टेट एक्ट 1934 प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी सब रिपील हो गए, ये भी सब रिपील हो गए। तो टेक्निकली प्लस और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स भी चला गया। यस, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स भी चला गया। तो टेक्निकली दे विल ट्राई टू रिपील ऑल सच एक्ट्स। प्लस ऐसा रजिस्ट्रेशन तो खत्म नहीं हो जाएगा, बट हाँ दिस विल बी लाइक थोड़ा माइल्डर, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड एक्ट, ये प्रेस का रजिस्ट्रेशन और बुक्स का रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें थोड़ा सा माइल्ड हो जाएंगी। हाँ, माइल्ड हो जाएंगी, राइट है ना, कि प्रेस इंक्वायरी कमेटी है। प्लस जो आपका 124A और 153A है, क्या ये थोड़ा सा माइल्डर हो जाएगा, मॉडिफाई कर देंगे। यस, इट विल नॉट बी ड्रैकोनियन, इट विल बी लाइक अ सिंपलर वर्जन। तो ये कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके प्रेस इंक्वायरी कमेटी द्वारा, विच वॉज एक्सपेक्टेड कि हम 1947 में हम आजादी की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस दिस शुड हैपन। बट इसके बाद एक और कमेटी बैठती है विच इज प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट ऑफ 1951। तो आप कहेंगे सर ये तो आजादी के बाद की कहानी है, राइट है ना, अब तो सब सही होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। अब ये जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो हमें फिर से वही सारी बातें याद आ जाएंगी, हमें लगेगा हम आजादी नहीं हुई, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा कुछ, राइट। तो आइए देखते। तो ये कह रहा है कि प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट ऑफ 1951 दिस टॉक्स अबाउट, तो बिफोर इट टॉक्स अबाउट, एक बात समझो कि आजाद होने के बाद भी तो हम प्रेस को रेगुलेट करना चाहेंगे ना दोस्त, राइट है ना। मैंने कहा था कि हम और तुम चाहें कि एक प्रेस निकाले और अपना कुछ भी वाहियात पॉलिसी जो भी कुछ पता नहीं है ना, कोई फिलॉसफी है नहीं, लेकिन हाँ कोई फिलॉसफी छापने लगे कि अब देश को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जैसे ट्विटर पे जनता चालू है, राइट है ना, कि ट्विटर पे सब ज्ञान दे रहे हैं, सारी फिलॉसफी सुना रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए, विराट कोहली से ज़्यादा जानता है वो कि हाँ जो है कैसे खेलना है विराट कोहली को। तो फिलहाल तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल मैटर है तो स्टिल गवर्नमेंट शुड हैव सम कंट्रोल ओवर इट, राइट। इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट लाइक कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ही ऐसे लॉज होने चाहिए, हमारे टाइम में भी वी शुड हैव सम रेगुलेशन, वी शुड हैव सम रिक्वायर्ड रेगुलेशन विच इज लाइक जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो विल फाइंड कि हाँ ये कहता है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड न्यूज़पेपर है तो उसे सीज कर दीजिए, उसे खत्म कर दीजिए, सही बात है। अगर कोई न्यूज़पेपर जो ऑथराइज नहीं है उसको बंद कर देना चाहिए, क्या बुराई है। प्लस अगर वो कहे कि नहीं कुछ गलत हो गया मेरे साथ साहब, तो ट्रायल बाय ज्यूरी हो सकता है, हाँ ट्रायल बाय ज्यूरी हो सकता है, राइट। अगर किसी जो है कोई पब्लिकेशन है जो कि गलत है, उसकी सिक्योरिटी अगर आप फोरफीट कर रहे हैं तो डिक्लेयर कर दीजिए कि हाँ ये वाली पब्लिकेशन है एंड इसकी सिक्योरिटी फोरफीट करी जा रही है। प्लस प्रोहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट्स, यस आज के दौर में भी ऑब्जेक्शनेबल एलिमेंट होंगे, होते हैं, होते रहेंगे। ये ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स क्या जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, राइट, नहीं आगे जाने चाहिए। There will be always some disaffection, there will always be some criticism। अब criticism अगर structured criticism है और सरकार के खिलाफ हो रहा है तो then it makes sense, but there can be some unstructured criticism, there can be some जो है calls कि हाँ कोई कहे कि सरकार ने जो किया है इतना गलत किया है कि इसके खिलाफ हमें कुछ
अलग ही कर लेना चाहिए, एक्सट्रीम स्टेप उठा लेना चाहिए। ऐसी चीज को रोकना होगा, ऐसे लिटरेचर को रोकना होगा। यस, राइट। प्लस प्लस जो है, अगर आपकी जो भी ऐसा कोई अगर प्रेस कर रहा है तो उसके साथ सिक्योरिटी डिमांड करना चाहिए, उनसे सिक्योरिटी डिमांड करना चाहिए, जरूरत पड़ने पे जब्त कर लेना चाहिए। ये आज के भी होता रहेगा। बट अगेन जो हमारे सारे जो जर्नलिस्ट थे, दे वर लाइक कि सर ये क्या हो रहा है, आज़ादी के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम पे भरोसा नहीं है क्या, कैसे कह रहे हो आप, ऐसा कैसे कह सकते हो। होता ना कभी कभी कोई कहता है आपसे कि ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, है ना, तो ऐसा लगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो नाउ फिर एक प्रेस कमीशन बिठाया गया 1952 में, और इसका जो रिजल्ट है फाइनली 1954 में आया। तो इन्होंने कहा कि जो है यस वी नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने कही कि हाँ, एक इंडियन प्रेस काउंसिल होनी चाहिए हमारे पास जो कि इस सारी चीज को रेगुलेट करे। क्योंकि क्या हो रहा है कि कई बार जो है येलो जर्नलिज्म होता है। येलो जर्नलिज्म मतलब कि किसी का कोई पर्सपेक्टिव है या फिर कलर्ड विजन है और वो उसी चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया में यही होना चाहिए। अब उसकी कोई फिलॉसफी है तो जो है उसी को जो प्रीच करे जा रहा है। कभी कभी जो है इट इज मोटिवेटेड बाय द फॉरेनर्स एज वेल, कि कोई और फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात इन्फ्यूज कर रही है। तो देयर शुड बी अ बॉडी विच इज इंडियन प्रेस काउंसिल या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो जिसको इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। हेल्दी जर्नलिज्म जो चाहिए इंडिया में, उसका जो है मेंटेनेंस उसको करना होगा। तो एक बॉडी ऐसी चाहिए। यस। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ऐसा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए आपके न्यूज़पेपर्स का किसी पर्टिकुलर हाथों में, कि अगर सारे न्यूज़पेपर्स किसी एक हाउस, किसी एक बॉडी को बिलोंग करते हैं तो वो अपनी ओपिनियन जो है जनता में उसे यू कैन से इन्फ्यूज करने लगेगा, जनता में इंस्टिल करने लगेगा कि हाँ इंडिया में यही ओपिनियन चलेगी। सारे न्यूज़पेपर एक ही बात बोलेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। कुछ भी अगर हो रहा है तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये सही भी हो सकता है या सही भी है, क्यों। तो ऐसे डाइवर्सिटी हमें थॉट में नहीं दिखाई देगी अगर सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़ चैनल आज के दौर में अगर किसी एक हाथ में चले जाएंगे तो। प्लस स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि हाँ पहला बात तो किस तरह का एडवर्टाइज कर सकते हो, कितना एडवर्टाइज कर सकते हो, है ना, कि हाँ जो जर्नलिज्म का जो एम है, जो गांधी जी कहते हैं कि जर्नलिज्म का जो एम है वो पैसा नहीं है, कि हाँ हमें प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, ये हमारा एम नहीं है। तो देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि आप कितना एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं, कितना पैसा ले सकते हैं, कितना स्पेस उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूज़ चैनल पे खाली एड ही चल, राइट, ये नहीं होना चाहिए। प्लस बैंड क्रॉसवर्ड पजल कॉम्पिटिशन। अब ये काफी अजीब है कि हाँ भाई आपके न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड नहीं होगा। अजीब है ना, सुनने में अजीब लगता है, क्यों कर दिया ऐसा। एक्चुअली क्या हो रहा था 54 में ये आवाज उठती है कि ये क्रॉसवर्ड के चक्कर में ना लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, है ना, कि हाँ ये कुछ अब होगा कोई जुगाड़ जिसके थ्रू उसके गैम्बलिंग चल रही थी। ऐसा यूएस में भी बहुत प्रेवलेंट था, एंड दैट इज द रीजन ये क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन या फिर उसके ऊपर कोई स्कॉलरशिप, दिस वाज ऑल बैंड, कि आप ये सब नहीं कर सकते, क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन नहीं चलेंगे। प्लस हर जो है पेज का कितना प्राइस होगा, राइट, है ना, ये सारी चीजें भी डिफाइंड हो गई इस पर्टिकुलर कमीशन द्वारा इन 1954। तो दिस इज हाउ दिस होल प्रेस पॉलिसी गॉट डेवलप्ड, राइट। एक हमने बात करी कि जो है तो एक हमने बात करी कि भाई जो है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन प्रेस का क्या रहा, कहाँ से बात चालू हुई थी। अर्ली रेगुलेशन देखे स्टार्टिंग फ्रॉम वेलीजली और प्री सेंसरशिप को हमने चाले समझा। मेटकाफ के बारे में जाना कि हाँ भाई जो है क्यों लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जा रहा है। बट हमने समझा कि मोस्टली 1857 तक सारे ड्रेकोनियन चीज़ें चली गई थी और उसके बाद ही जो डेवलपमेंट हुआ है वही डेवलपमेंट हुआ है, राइट, है ना। तो हमने समझा कि भाई जो है स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से लिटन हमने समझा कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था विच वॉज द गैगिंग एक्ट, वो एक कहानी थी। और फिर हमने देखा कि 1908-10 का एक दौर था जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को टैकल करने के लिए देयर वर न्यूज़पेपर एक्ट एंड जो योर इंडियन पेपर एक्ट, ऐसे एक्ट्स यहाँ पे 8 और 10 में हमको देखने को मिले। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल था, प्लस तेज बहादुर सप्रू ने ये सब बंद करा दिया। यस, ये एक बार बंद तो हुआ, बट गांधीयन एरा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान फिर से जो है हमें इस तरह के एक्ट्स, आईपीए वगैरह हमको देखने को मिले, इंडियन प्रेस एक्ट, प्लस वर्ल्ड वॉर के दौरान फिर से जो है आपकी क्या आई, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स यहाँ पे आ चुके हैं। प्लस जो है फाइनली 1947 प्रेस इंक्वायरी कमेटी, इन्होंने सारी चीजें पीछे की बंद कराई, राइट। और फिर हमने बात करी फाइनली वी हैव प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंश्योर करती है कि हाँ हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हो वो एक हेल्दी जर्नलिज्म हो, सारे व्यूज जो है सामने आए। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। बाकी हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट, है ना। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं लगे रहिए, राइट, है ना। बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट हो रहा होगा कि हाँ सर हम दे प्रीलिम्स ना दें,
है ना। तो पॉइंट इसकी जो है ऐसा सेल्फ डाउट दिस इज नेचुरल, है ना, और ऐसे ऑलमोस्ट सभी को आता है कि हाँ हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। इनफैक्ट याद करो किसी भी एग्जामिनेशन से पहले, है ना, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वाली रात में या सुबह सुबह आपको लगता था कि अगर एक दिन और मिल जाता तो हम और पढ़ लेते, मजा ही देते, है ना, ऐसा लगता है। बट वो ऐसा लगता ही है, ऐसा होता नहीं है। उसके एक दिन पहले बहुत सारे दिन थे जो यूटिलाइज नहीं हुए, और ये सबके साथ होता है। इट इज़ परफेक्टली फाइन। तो इट इज़ ओके टू अभी भी समय है, अभी आपका फेबी है, अभी भी समय है, आपके पास 2 महीने पूरे हैं, तो 2.5 महीने से ऊपर आपके पास समय है। ऑलमोस्ट 3 महीने आप कह सकते हैं कि आपके पास हाथ में है, और आप सब कुछ रिवाइज करके प्रैक्टिस करके 2024 में आराम से अपीयर हो सकते हैं। तो ये सेल्फ डाउट अपने आप को इंश्योर करें कि हाँ ये आपको किल ना करे, और आप जो है पूरी मेहनत से लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करें, और अभी 2024 में मचा दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।